हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी युग। भारतीय आंदोलन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पिछले वीडियो में हमने उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका समय था, उदारवादी चरण का समय था 1885 से 1905 तक और उग्रवादी चरण का समय था 1905 से 1919 तक। अब उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी चरण, जिसका समय है 1919 से लेकर 1947 तक। 1919 से 47 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है उसमें गांधी जी का क्या योगदान रहा है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपका काम क्या है, वीडियो को धैर्य के साथ ध्यान से देखना, सारी घटनाओं को क्रम से अंत तक समझें, क्योंकि इतिहास रटने का विषय नहीं है बल्कि महसूस कीजिए। इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको महसूस कीजिए, उनको महसूस करके समझने की कोशिश कीजिए, तो आप अच्छे से इतिहास में अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गांधी जी का सामान्य परिचय जानते हैं कि गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता थी पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और गांधी जी का जो वास्तविक नाम था मोहनदास था। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। 1888 ईस्वी में ये लंदन जाते हैं कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री मिल जाती है और डिग्री लेकर ये भारत वापस आते हैं। इसके बाद उन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल्ला खान, उनके साथ मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। किसके साथ गए? तो गुजराती व्यापारी था अब्दुल्ला खान, नाम भी याद रखिए, अब्दुल्ला खान के साथ जाते हैं। और कब जाते हैं? तो 1893 ईस्वी में जाते हैं। जब वह डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। नटाल सरकार द्वारा भारतीयों के मताधिकार रोक का निर्णय का विरोध करने हेतु गांधी जी ने 1894 ईस्वी में इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने प्रथम आंदोलन यहीं 1894 में नटाल में ही चलाया था। ठीक है, तो इंडियन नटाल कांग्रेस से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1894 में होती है। इसके लिए आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप रिलेट कीजिए घटनाओं को कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब जाते हैं? 1893 ईस्वी में जाते हैं। उसके एक वर्ष पश्चात इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1896 ईस्वी में गांधी जी भारत आते हैं वापस और चंदा इकट्ठा करते हैं लोगों की मदद के लिए और साथ में कस्तूरबा गांधी को भी लेकर के फिर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जो आंदोलन चलाए गए गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, उनको देखते हैं। 1899 में बोअर का युद्ध होता है और उस युद्ध के दौरान एम्बुलेंस सेवा प्रदान की थी गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गांधी जी ने, और ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं था, जो भी अंग्रेज घायल हुए थे उनके लिए भी था। तो इसी की वजह से अंग्रेजों को भी सहायता दी, तब इन्हें बोअर पदक वहाँ पर प्रदान किया जाता है। फिर 1901 में गांधी जी दूसरी बार भारत आते हैं और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए। तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ दक्षिण अफ्रीका के मामलों में वार्ता की और समर्थन भी प्राप्त किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहाँ पर लोग आंसर गलत कर देते हैं, 1924 कर देते हैं कि 1924 में गांधी जी अध्यक्षता किए थे बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की, लेकिन यहाँ आंसर ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, ना कि अध्यक्षता की थी। तो जब भाग लेने के लिए पूछेगा तो वो 1901 का अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा ने। फिर 1902 ईस्वी में समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन चलाया गांधी जी ने। कब? 1902 ईस्वी में। 1904 में फिनिक्स आश्रम डरबन के पास स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम से क्वेश्चन बनता है कि कब स्थापित होता है, तो 1904 ईस्वी में होता है, ईयर याद रखें। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किए। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। 1908 में गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए, तो 1908 में गए। और कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। 1909 ईस्वी में जेल जाने के एक वर्ष पश्चात 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। और इसकी भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद स्वराज गांधी जी ने किस भाषा में लिखी, तो याद रखें गुजराती भाषा में लिखी, क्योंकि गांधी जी गुजराती थे। तो इससे आप रिलेट कर लीजिए कि हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी थी। कब लिखी थी, 1909 ईस्वी में। ठीक है। फिर 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटते हैं। और भारत में प्रतिवर्ष आपको पता है कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौट रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को। भारत वापस आने के बाद इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको अपना गुरु भी बना लेते हैं। तो गांधी जी ने किसको अपना गुरु बनाया है, राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया। 2 साल बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ जाता है और गांधी जी को अपने आश्रम से इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ता है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि गांधी जी जब भारत वापस लौटे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेवा में भर्ती होने के लिए कहा, जिसकी वजह से गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट नाम से भी संबोधित किया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 ईस्वी में केसरी हिंद की उपाधि भी दी थी। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गांधी जी के आंदोलन। ये तो था गांधी जी का सामान्य परिचय। अब गांधी जी भारत वापस आ चुके हैं। अब भारत में रह के कौन कौन से आंदोलन चलाएंगे, किस आंदोलन में गांधी जी शामिल होंगे, उनको देखते हैं। तो गांधी जी के आंदोलन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो क्षेत्रीय आंदोलन है और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन के अंतर्गत इनके 3 आंदोलन काफ़ी फेमस हैं, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, इनको पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले क्षेत्रीय आंदोलन ले लेते हैं, फिर राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। क्षेत्रीय आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले है चंपारण आंदोलन। 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताते हैं गांधी जी को, और वहाँ 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी देते हैं कि गांधी जी से चंपारण चलने को भी कहते हैं कि आप चंपारण चलिए। 3 कठिया प्रणाली क्या था, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। इसी से किसान परेशान थे, जिसकी पैरवी करते हैं रामचंद्र शुक्ल और गांधी जी को ले जाते हैं चंपारण। गांधी जी वहाँ की स्थिति समझते हैं, विरोध करते हैं और चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आता है कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ कर जो थे टैक्स उनमें 25% उनमें कमी की गई। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई। भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खोल दिए चंपारण ने। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। कब दी थी? तो चंपारण आंदोलन के दौरान। आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये लोग भी गए थे गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में। और महादेव देसाई जो है महात्मा गांधी जी के निजी सचिव बने थे। ठीक है। अब इसके बाद अगला है अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो होता है 1918 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद की कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझे। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक जो थे बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया।
तब गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और इस आंदोलन में गांधी जी की मदद की थी अनुसुईया बेन ने। ठीक है, किसने? अनुसुईया बेन ने गांधी जी की मदद की थी। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की 1918 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा रहा सत्याग्रह, तो वो हो जाएगा चंपारण आंदोलन। लेकिन अगर प्रथम भूख हड़ताल पूछी जाती है तो होगा अहमदाबाद मील आंदोलन। यहाँ पर गांधी जी ने 1918 में पहली बार भूख हड़ताल की थी। गांधी जी ने यह घोषणा की कि 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। गांधी जी मजदूरों के बीच लोकप्रिय बन गए। इसके बाद है खेड़ा आंदोलन। ये भी होता है 1918 ईस्वी में, लेकिन अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद होता है, तो इनका क्रम याद रखें। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918। इसके बाद इसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली किए जा रहे थे। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गुजरात किसान सभा बनती है 22 मार्च 1918 को और 21 अप्रैल 1918 को गांधी जी ने शपथ दिलाई कि लगान नहीं देना है। मजदूरों को शपथ क्या दिलाते हैं कि लगान नहीं देना है। सरकार का आदेश आया, लगान दे सकने वाले किसान ही लगान दे, लगान दे सकने वाले किसानों से ही लगान लिया जाए, ये सरकार का आदेश आता है। इस प्रकार गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल रहता है और इस आंदोलन को गांधी जी के जीवन का वास्तविक किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी के जीवन का वास्तविक किसान आंदोलन किस आंदोलन को कहते हैं? तो खेड़ा आंदोलन को। ये तो थे गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब इसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखेंगे सबसे पहले रॉलेट एक्ट। लेकिन रॉलेट एक्ट को समझने के पहले हमें समझना होगा कुछ चीज़ें। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो 1919 है, इसके बारे में जानेंगे और फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम जानेंगे। तभी हम रॉलेट एक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं हमारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। भारत सचिव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने घोषणा की कॉमन सभा में 20 अगस्त 1917 को कि भारत में अंग्रेजी शासन का उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था 1914 से 1918 तक, गांधी जी ने ब्रिटेन का साथ दिया, नौजवानों को सेवा में भर्ती किया और तभी इनको केसरी हिंद की उपाधि भी दी जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति बनती है जिसमें सदस्य थे भूपेंद्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट। जुलाई 1918 में समिति ने रिपोर्ट दिया और इसी पर 1919 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने एक एक्ट पारित किया। एक्ट क्या था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या व्यवस्था की गई? पहला है कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कब की जाती है, किस अधिनियम से? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार में शासन गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा और प्रांत में शासन मुखिया गवर्नर को बना दिया जाता है। फिर है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है। एक तरफ होती है केंद्रीय विधानसभा और दूसरी तरफ प्रांतीय परिषद। जैसे कि वर्तमान में जो लोकसभा है उसे उस समय केंद्रीय विधानसभा बोलते थे और वर्तमान की राज्यसभा उसे उस समय प्रांतीय परिषद बोलते थे। तो केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 145 निर्धारित की जाती है, जिसमें से 104 निर्वाचित होने थे और 41 मनोनीत होने थे। और प्रांतीय परिषद में सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई, जिसमें 34 निर्वाचित होने थे और 26 मनोनीत होने थे। ये था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। तीसरा था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। मुसलमानों के साथ साथ सिखों एवं भारतीय ईसाइयों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई। इन्हें सामान्य सीटों के साथ साथ पृथक सीटों में भी मत देने का अधिकार दिया गया। चौथा था भारत सचिव के वेतन भत्ते और कार्यालय व्यय
भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश राजस्व से कर दिए गए। इसके पहले क्या था कि भारत सचिव के जो भी वेतन भत्ते होते थे वो भारतीय राजस्व से दिए जाते थे, लेकिन इस प्रावधान से उन्हें हटाकर ब्रिटिश राजस्व से कर दिया जाता है। एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त, जिसे इंडियन हाई कमिश्नर कहा गया, प्रांतों में हस्तांतरित विषयों का प्रभारी था, इसका सृजन किया जाता है। अब इन सुधार जो थे, जो भी ये प्रावधान किए गए थे, कांग्रेस ने इन आधे अधूरे सुधारों का विरोध किया और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों में कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके सहयोगी थे, वो अलग हो जाते हैं और इंडियन लिबरल फेडरेशन बना लिया। ठीक है, विरोध करने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके सहयोगी, जो कि कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और इंडियन लिबरल फेडरेशन बना लेंगे। एनी बेसेंट ने इस एक्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग हो गई। एनी बेसेंट भी इस एक्ट का स्वागत करती हैं और बिपिन चंद्र पाल भी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक सेडिशन कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश थे। इसके द्वारा एक कानून का सुझाव दिया जाता है जिसमें पुलिस द्वारा किसी भी भारतीय को अकारण गिरफ्तार करके 2 वर्ष जेल भेजने का प्रावधान था। मोतीलाल नेहरू जी ने इसको क्या कहा? मोतीलाल नेहरू जी ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। किसे? रॉलेट एक्ट को। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून विहीन कानून कहा, मतलब कानून विहीन कानून है कौन सा? रॉलेट एक्ट। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी 6 फरवरी 1919 को केंद्रीय विधायी परिषद में इसे पास कर दिया जाता है। 24 फरवरी 1919 को साबरमती में बैठक होती है रॉलेट एक्ट के विरोध में। अध्यक्ष कौन थे इसमें? महात्मा गांधी जी थे और उपाध्यक्ष थे बीजी हार्नीमैन। तय किया गया इसमें कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह सभा होगी जिसका मुख्यालय होगा मुंबई, यानी कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह होगा जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? बॉम्बे में बनाया गया। फिर 30 मार्च 1919 को दिल्ली में हड़ताल की गई। 6 अप्रैल को संपूर्ण देश में हड़ताल होनी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हो रहा है सब। ठीक है, 30 मार्च 1919 को दिल्ली में हड़ताल की गई और 6 अप्रैल को एक डेट डिसाइड की गई, 6 अप्रैल, जिसमें कि ये था कि संपूर्ण देश में हड़ताल होनी है। गांधी जी मुंबई से रवाना हुए पंजाब के लिए और बीच में पलवल एक स्थान पड़ता है। पलवल से पुनः गांधी जी को वापस भेज दिया जाता है। कहाँ? मुंबई के लिए। क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उसमें बात हुई थी कि गांधी जी 9 अप्रैल को पंजाब पहुंच जाएंगे और वहां पर 2 लोग गांधी जी के स्वागत के लिए भी तत्पर थे, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी को पंजाब पहुंचने ही नहीं दिया। उन्हें बीच से ही उतार करके वापस बॉम्बे भेज देते हैं। वहां पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल तत्पर थे गांधी जी के स्वागत के लिए स्टेशन पर, लेकिन गांधी जी वहां पहुंचते ही नहीं हैं। उस समय जो पंजाब का डिप्टी गवर्नर था माइकल ओ डायर, जिसका पूरा नाम था ऑक्टेवियन डायर, ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को वो लोग वेट कर रहे थे गांधी जी का स्टेशन पर, लेकिन गांधी जी को तो अंग्रेजों ने पहुंचने ही नहीं दिया कि गांधी जी को बीच से ही वापस भेज देते हैं और वहां पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो 10 अप्रैल को ज्ञापन दिया जाता है कि शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे ये लोग। तो 11 अप्रैल को देख रहे हैं आप, 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस निकालने का ज्ञापन देते हैं और 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अंग्रेज पुलिस ने रोकने का प्रयत्न किया। अब ये जो जुलूस निकल रहा था तो अंग्रेज पुलिस ने इसको रोकने का प्रयत्न किया, तो इसमें 2 अंग्रेज महिलाएं घायल हो जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में हंसराज ने एक जनसभा में भाषण दिया। सूचना प्राप्ति के बाद जनरल रेजिनाल्ट ने गोलियां चलाई, बहुत से लोग मारे गए। अंग्रेज सरकार के हिसाब से 379 लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उसे ही नाम दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों नाम आप यहाँ से याद रखें, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर। इनमें से गोलियां चलाई थी जनरल आर डायर ने और आर्डर दिया था गोली चलाने का ओ डायर ने। अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि किसने आर्डर दिया और किसने गोली चलाई, तो मैं आपको बता दूं कि आर्डर दिया था ओ डायर ने। तो आर्डर किसने दिया? आर्डर शब्द जो शुरू होता है ओ से शुरू होता है, तो ओ डायर ने आर्डर दिया और चलाया था आर डायर ने। ऐसे आप रिलेट करके याद रखें कि आर डायर ने गोलियां चलाई थी। ठीक है,
और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रतिक्रिया क्या होती है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकर नायर, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह वापस ले लिया जाता है। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के सहयोग का अवसर सदा के लिए खो दिया है। यह कथन किसका है? गांधी जी ने कहा। फिर इसके बाद बनती है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन होता है अक्टूबर 1919 में, जिसमें कि 3 भारतीय लोग भी शामिल थे। कौन कौन? साहबजादा सुल्तान, चिमन लाल सीतलवाड़ और जगत नारायण। और ये रिपोर्ट कब देती है हंटर कमेटी? गठन हो रहा है इसका अक्टूबर 1919 में और ये रिपोर्ट देगी मार्च 1920 में। ठीक है। और इधर भारतीयों ने भी एक समिति का गठन किया था, तहकीकात समिति, या फिर मदन मोहन मालवीय समिति भी बोलते हैं उसे, जिसका गठन इन लोगों ने किया था 25 दिसंबर 1919 को। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय जी को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, याद रखें। इसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, तैयब जी हुसैन और M जयकरे को सदस्य बनाया जाता है। और इसके सचिव बनते हैं के संथानम। ठीक है, यह है तहकीकात समिति। रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के आधार पर डायर को बर्खास्त किया गया। जब वह लंदन गया तो वहां उसका स्वागत हुआ और 26,000 पाउंड राशि ब्रिटिश संसद ने इसको पुरस्कार रूप भी प्रदान किया। इसके बाद अब देखते हैं ऊधम सिंह को। ऊधम सिंह को क्यों देख रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। ऊधम सिंह 1934 में ऊधम सिंह पढ़ने गए लंदन और रेजिनाल्ड डायर की मृत्यु हो चुकी थी, यानी जिसने गोलियां चलाई थी R डायर, उसकी मृत्यु हो चुकी थी 1927 ईस्वी में ही। और ऊधम सिंह कब जा रहे हैं? 1934 ईस्वी में। मार्च 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या एक सेमिनार के दौरान ऊधम सिंह ने की। ठीक है, कब की? तो 1940 में। और किसकी? माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं ऊधम सिंह। 1940 में ही इनको गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया जाता है। और 1974 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाई। ये था ऊधम सिंह का पार्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 का। प्रथम विश्व युद्ध जब चला 1914 से 18 तक, तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमान का धार्मिक गुरु माना जाता था उस समय, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों ने उनके साथ इस व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमान ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, क्योंकि वह मुसलमानों को भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व जो था अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया जाता है। प्रथम दिन तो महात्मा गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। किसमें? खिलाफत आंदोलन में। जब प्रथम दिन होती है बैठक तो इसमें गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं फजल उल हक, लेकिन दूसरे दिन ही इसकी अध्यक्षता गांधी जी को सौंप दी जाती है। 1 से 3 जून 1920 तक खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में होती है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं और वहीं पर निर्णय लिया जाता है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से चलाया जाएगा। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी और आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू होने से पहले ही गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन को शुरू करने के पहले त्याग दी थी? तो याद रखिए, असहयोग आंदोलन। ठीक है। फिर 22 जून 1920 को गवर्नर जनरल को धमकी देते हुए कुशासन के विरोध का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है। गांधी जी ने क्या धमकी दी? गवर्नर जनरल को धमकी देते हैं कि कुशासन के विरोध का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है, और फिर अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग करके आंदोलन शुरू करते हैं। ये जो आंदोलन हुआ, कार्यक्रम हुआ, इसमें 2 चीजें हुई। एक तो विध्वंसात्मक बहिष्कार हुआ और दूसरा सृजनात्मक कार्य हुए। तो विध्वंसात्मक बहिष्कार में क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया गया, सरकारी कार्यालयों का, स्कूलों का, न्यायालयों का, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होता है, उपाधियों का बहिष्कार और विधायी परिषद का बहिष्कार होता है और चुनावों का बहिष्कार होता है। और सृजनात्मक कार्यों के अंतर्गत क्या होता है?
पंच अदालतों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं। चरखा, खादी, स्वदेशी पर बल दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं और अस्पृश्यता का विरोध करते हैं। ये सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत होता है। कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन होता है इसी समय, नागपुर अधिवेशन, जो होता है 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके विजय राघवाचार्य। चित्तरंजन दास ने असहयोग का प्रस्ताव रखा जिसे मंजूरी प्राप्त हुई और गांधी जी ने कांग्रेस का संविधान बदला। तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कांग्रेस का संविधान किस आंदोलन के तहत बदला? तो असहयोग आंदोलन। और अगर अधिवेशन पूछता है तो नागपुर अधिवेशन, ठीक है, 1920 का। तिलक जी की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग शुरू होना था और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की। तिलक जी की मृत्यु के बाद गांधी जी क्या करते हैं? तिलक फंड की स्थापना करते हैं। तिलक फंड में महिलाओं ने अपने गहने दान दिए और गांधी जी ने उनसे चरखे खरीदे। जो भी दान मिला उसमें चंदा इकट्ठा हुआ, उससे गांधी जी ने चरखे खरीदे और चरखे खरीद के वितरित कर दिए, ठीक है। इसके बाद प्रभुदास गांधी जी लिखते हैं, प्रभुदास गांधी थे, उन्होंने लिखा कि गांधी जी प्रत्येक सभा में विदेशी वस्त्र उतारने की अपील करते, होली जलाते और विदेशी वस्त्रों का आयात उस समय 200 करोड़ पाउंड से घटकर 57 करोड़ पाउंड पर रह गया था, ठीक है। ऐसा किसने लिखा? प्रभुदास गांधी ने लिखा। किसके लिए? गांधी जी के लिए। सितंबर 1921 में राजद्रोह के आरोप में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी आलोचना की गांधी जी ने। प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचे, मुंबई, और यहाँ काले झंडों से उनका स्वागत किया गया। असहयोग आंदोलन का जो विस्तार था वो क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही कुछ क्षेत्रीय आंदोलन भी चलाए गए, जिनमें कुछ मुख्य हैं, जैसे कि अकाली आंदोलन। ये पंजाब में गुरुद्वारे पर भ्रष्ट महंतों का अधिकार हो जाता है। इसे गुरुद्वारा छुड़ाने के लिए सिखों ने अकाली आंदोलन चलाया और जिसका नेतृत्व गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा किया गया। यह भी सफल आंदोलन रहा। बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक ने दक्षिणी राजस्थान में 1897 में प्रारंभ किया था यह आंदोलन, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय विजय सिंह पथिक ने संचालित किया। असहयोग के साथ घुल मिलकर यह आंदोलन चला। कौन सा? बिजोलिया आंदोलन। कहाँ चलता है? राजस्थान में। कर अदायगी नहीं आंदोलन। पार्ला गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में सभी करों को चुकाने का बहिष्कार किया गया कि कोई कर नहीं देगा। उसे ही कहा गया कर अदायगी नहीं आंदोलन। किसान, मजदूर, छात्र वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने धरने प्रदर्शन किए, चरखा काटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्दा प्रथा कमजोर हो चुकी थी। यह आंदोलन कोलकाता, मुंबई, मद्रास में सबसे कमजोर रहा। कहाँ पर? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में यह आंदोलन कमजोर रहता है, याद रखें। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है चौरी चौरा हत्याकांड, जो कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था और उसी समय एक घटना होती है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में किसान सभा की उग्र भीड़ ने 21 पुलिसकर्मियों एवं एक पुलिस अधिकारी को जिंदा जला देते हैं, थाने में बंद करके। हिंसा से आहत गांधी जी ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गुजरात में असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कब? 12 फरवरी 1922 को। तो एक चीज आप यहाँ से क्लियर रखें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिए तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी उस समय गुजरात में थे और ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इन्होंने ये आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का कारण क्या था? तो जनता ने हिंसा की, इस वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। और सरकार के उग्र दमन से जनता को बचाए जाने के लिए, क्योंकि जब हिंसा की है तो सरकार अब उग्र तरीके से दमन करेगी विद्रोह का, जो भी विद्रोह हो रहा था। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन की ऊर्जा बचाए रखने के लिए और खिलाफत का मुद्दा प्रासंगिक होने के कारण इन कारणों से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, जिसकी आलोचना भी हुई। आलोचना क्या क्या हुई कि आंदोलन वापसी के बाद गांधी जी की बहुत आलोचना की गई। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम पर था तो उसे वापस लेना राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। ऐसा कौन कहता है? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं गांधी जी के लिए असहयोग आंदोलन वापस लेने पर।
C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और लाला जी जो उस समय जेल में थे, इस निर्णय से भौचक्के रह जाते हैं। गांधी जी ने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब देते हुए यंग इंडिया में लिखा कि मैं हर प्रताड़ना, उत्पीड़न, अन्याय, अपमान, यहाँ तक कि मौत भी सह लूँगा, पर भीड़ को हिंसक नहीं होने दूंगा, ऐसा जवाब दिया गांधी जी ने। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुना दी। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 ईस्वी में। कुछ नेता गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। तो आप दो चीज़ें यहाँ से याद रखें कि स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कर रहा है, तो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास जी कर रहे हैं, ठीक है। और कब हो रही है? 1923 ईस्वी में हो रही है। अध्यक्ष इसके कौन बने हैं? चित्तरंजन दास, और महासचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू जी। इसके बाद साइमन कमीशन 1928 में 1919 के अधिनियम में एक उपबंध किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग गठित किया जाएगा, जिसकी सिफारिश पर संशोधन किया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व ही उस आयोग का गठन कर लिया जाता है 1927 ईस्वी में। 1919 से 1929 10 वर्ष पश्चात यानी 1929 ईस्वी में होना था गठन, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर लिया गया 1927 में। और 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ। और भारत कब आता है? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आएगा। गठन कब हो रहा है? 1927 में। और भारत कब आएगा? 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉन अल्सब्रुक साइमन। भारत में इसका विरोध होता है, श्वेत आयोग कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को, तो मुंबई बंद, हड़ताल होता है, विरोध होता है। साइमन जब पुणे पहुंचता है और विजयवाड़ा पहुंचता है तो वहां पर भी इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन जब दिल्ली पहुंचा तो वहां पर इसका काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ इसका विरोध होता है। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में भगत सिंह थे, उनके साथी थे, और नौजवान भारत सभा द्वारा जुलूस भी निकाला गया। डीएसपी सैंडर्स एवं एसपी स्कॉट ने आर्डर दिया लाठी चार्ज करने का, और लाठी चार्ज में लाला जी घायल हो जाते हैं। तो लाला जी का एक कथन है, लाला जी बोलते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, ये लाला जी कहते हैं। और अंततः 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन और जस्टिस पार्टी ने नहीं किया। यह चीज़ याद रखें, ठीक है, कि साइमन कमीशन का विरोध मुस्लिम लीग ने नहीं किया, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने और जस्टिस पार्टी, इन तीनों ने नहीं किया था। इसके बाद फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चलता है। 2 चरणों में यह आंदोलन चलेगा। 1930 से 1934 के बीच में 2 चरणों में यह आंदोलन चलता है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की लॉर्ड इरविन के सामने, जिसमें नमक कर समाप्त होने का भी उल्लेख था। जब कोई उत्तर नहीं मिलता है इरविन की तरफ से गांधी जी को, तो गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को गांधी ने इरविन को आंदोलन करने की चेतावनी दी और कहा, हमने झुककर रोटी मांगी है, आपने हमें पत्थर दिए, अब हमारे सामने आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा, इरविन को धमकी देते हुए, ठीक है। फिर 12 मार्च 1930 को साबरमती से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी जब दांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, तो उनके साथ 78 अनुयायी चलते हैं। फिर आगे चलते ये बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब शुरू किया तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने अनुयायियों के साथ शुरू किया था? तो 78 लोग थे साथ में, ठीक है। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी सरकार एक अभिशाप है और राजद्रोह मेरा धर्म है। तो ये कथन भी पूछा जाता है किसका है? तो अंग्रेजी सरकार एक अभिशाप है और राजद्रोह मेरा धर्म है, ये गांधी जी का कथन है। और यह कथन इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया था।
साबरमती के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस अभियान से की थी। 375 किलोमीटर की यात्रा 5 अप्रैल 1930 को पूरी हो जाती है और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और प्रतिज्ञा ली कि हम नमक कर नहीं देंगे। तो यात्रा कब पूरी हो रही है? 5 अप्रैल 1930 को हो रही है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन शुरू होगा? नमक कानून तोड़ने के बाद शुरू होगा, जब प्रतिज्ञा लेंगे। तो 6 अप्रैल को ये प्रतिज्ञा लेते हैं, तो 6 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 32 के दौरान होते हैं। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेज द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, जिससे कि भारत के विभिन्न दल उस सम्मेलन उसमें अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकें और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में 1930 से 32 तक अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता था। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे वाले में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये चीज़ याद रखें। और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और गांधी जी राजपूताना जहाज से गए थे। तो जहाज से भी क्वेश्चन बना है, तो याद रखें किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गए थे। और भारतीय महिलाओं की ओर से सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। भारतीय महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, और जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं सेंट जेम्स पैलेस में, सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं, तो उसी समय पत्रकार फ्रैंक मॉरिस ने उनकी फोटो ली और लिखता है वो कि अर्धनग्न फकीर का सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों में चढ़ने का दृश्य अविस्मरणीय है। ऐसा किसने लिखा था? पत्रकार फ्रैंक मॉरिस ने। ठीक है, और चर्चिल कहता है, चर्चिल गांधी जी को क्या कहता है? अर्धनग्न फकीर कह के उनकी आलोचना करता है और राजद्रोही और देशद्रोही भी कहता है चर्चिल। किसको? गांधी जी को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के हाथ कुछ नहीं लगता है। गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को बंबई वापस लौटते हैं और कहते हैं मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन भारत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दूंगा। इसके बाद फिर सांप्रदायिक पंचांड की घोषणा होती है। सांप्रदायिक पंचांड, ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त 1932 में भारत में विभाजन की राजनीति करते हुए सांप्रदायिक पंचांड की घोषणा की, जिसमें दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली से चुनाव का 71% प्रांतीय परिषद सीटों पर अधिकार दे दिया जाता है और प्रांतीय परिषद की जो सीटें हैं उन्हें दुगने कर दिया जाता है। गांधी जी ने कहा, यह भारतीय राष्ट्रीय एकता तोड़ने का प्रयत्न है। दलित समस्या का समाधान समाज में विरोध करने, दलितों को सम्मान देने से होगा। सांप्रदायिक पंचांड से दलित हमेशा अस्पृश्य ही बना रहेगा। ऐसा कथन था गांधी जी का। इसके बाद फिर होता है पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है यरवदा जेल में। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। सांप्रदायिक पंचांड की घोषणा से गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए और बोलते हैं मुझे मेरी मौत की परवाह नहीं है। 20 सितंबर को अनशन में बैठे और 24 सितंबर 1932 को समझौता होता है। इसके बाद गांधी जी ने जेल से रहते हुए अस्पृश्यता कार्य शुरू किया। हरिजन सेवक संघ का गठन किया 1932 में और 1933 में हरिजन पत्रिका लिखी और दलितों को हरिजन नाम से सम्मान दिया। तो दलितों को हरिजन नाम किसने दिया? गांधी जी ने दिया। और कब दिया? तो 1933 में हरिजन पत्रिका में दिया। ठीक है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में और एक वर्ष बाद 1933 में हरिजन पत्रिका लिखते हैं और उसमें दलितों का हरिजन नाम से सम्मान देते हैं। अगस्त 1933 में गांधी जी यरवदा जेल से रिहा हो जाते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों के पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। इस आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा आश्रम में 14 जुलाई 1942 को तैयार किया गया।
गांधी जी ने संबोधित करते हुए कहा, सरकारी सेवक सरकार से त्यागपत्र न दें, भारतीयों के प्रति स्वामी भक्ति बनाए रखें। यानी जो भी सरकारी सेवक है, सरकारी जॉब में थे उस समय, वो त्यागपत्र न दें और भारतीयों के प्रति जो है अपने स्वामी भक्ति बनाए रखें, उन पर गोलियां न चलाएं। प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई मैदान में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कहाँ पर, तो ग्वालियर टैंक मुंबई में। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942 को। प्रस्ताव था कि अंग्रेजों तुरंत भारत छोड़ो, भारत स्वयं फांसीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से सामना करेगा, गांधी जी संघर्ष के सर्वोच्च नेता होंगे, ऐसा ऐलान किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रस्ताव में। उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। उसने दमन का सहारा लिया और गिरफ्तारियां करवाई। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर जो चला 8 अगस्त 1942 को रात्रि 23:59 में 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो पूछा जाता है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, फिर गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, चारों लोगों को आगा खान पैलेस में रखा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखें कि किसको कौन सी जेल में रखा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, चारों लोगों को आगा खां पैलेस में रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, इन 4 लोगों को अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखें किसको किस जेल में रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बने हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, इसी दौरान भूमिगत आंदोलन चलाया जाता है। भूमिगत आंदोलन कौन चलाता है? तो कांग्रेस, समाजवादी नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के सदस्य और क्रांतिकारी विचारधारा के जो युवा थे, इन लोगों ने भूमिगत आंदोलन चलाया। मुंबई, पुणे, सतारा, संयुक्त प्रांत, बिहार, दिल्ली, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भूमिगत आंदोलन चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल तोड़कर आजाद दस्ते का गठन किया और भूमिगत आंदोलन में भाग लिया। राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और बीजू पटनायक ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी? तो वहाँ पर 2 नाम आते हैं, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया का। उषा ने मुंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की और इसी समय बलिया, तामलुक, मिदनापुर, सतारा में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना भी होती है। बलिया में चित्तू पांडे ने अगस्त 1942 में जिलाधिकारी से सारे दस्तावेज प्राप्त करके जेल में बंद सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने न्यायदान मंडल की स्थापना भी की और तामलुक, मिदनापुर, बंगाल में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में किसने की थी? सतीश सामंत ने की थी और ये सबसे लंबे समय तक चली थी। तो यहाँ से 3 जगह जो बनी थी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे लंबे समय तक कहाँ? तो तामलुक, मिदनापुर की चली थी, जहाँ पर जातीय सरकार की स्थापना की गई और 1942 से 44 तक यह संचालित रहती है। महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है 15 अगस्त 1942 को ही और कस्तूरबा गांधी बीमार हो जाती हैं। फिर कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु भी हो जाती है फरवरी 1944 को। गांधी जी ने 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। गांधी जी की तबीयत खराब होने लगती है तो लिनलिथगो कार्यकारिणी से 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी की तबीयत जब बिगड़ने लगती है तो लिनलिथगो की कार्यकारिणी से 3 लोग इस्तीफा दे देते हैं। कौन थे वो 3 लोग? तो MS आग्नेय, NR सरकार और HP मोदी, ये 3 लोग इस्तीफा दे देते हैं। और इसमें बात करें अगर इस आंदोलन में सहभागिता की, तो युवा वर्ग की सहभागिता सबसे बड़ी थी, मजदूरों की सहभागिता भी थी और महिला वर्ग ने भी इसमें सहयोग किया। ये तो था क्रांतिकारियों का सहयोग, सहभागिता। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? सरकारी प्रतिक्रिया, सरकार ने पूर्ण दमन का प्रयोग किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, मशीन गन का प्रयोग किया, हवाई हमले हुए, 1000 से अधिक लोग मारे गए सरकारी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप।
निष्कर्ष क्या निकलता है, तो 1857 के बाद का सबसे बड़ा भारतीय संघर्ष रहा। 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद का सबसे बड़ा संघर्ष कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया और विभाजन करो बांटो की नीति का नारा लगाया। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। कौन कौन से, एक पूर्वी पाकिस्तान बनता है और पश्चिमी पाकिस्तान। ये मैप में आप देख सकते हैं, इधर ये है पूर्वी पाकिस्तान और ये है पश्चिमी पाकिस्तान। इसके बाद अंततः 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ये था गांधीवादी चरण। कंप्लीट गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने इसमें ऐड किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मैंने बात की थी ना, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया। तो सब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि किसमें प्रयोग की थी, तो चंपारण सत्याग्रह में की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। फिर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया। असहयोग आंदोलन निलंबित होने का कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा कांड होता है, उसमें हिंसक घटना होती है और उसी के फलस्वरूप गांधी जी असहयोग आंदोलन निलंबित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है, माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। तो साइमन कमीशन का मैंने क्या बात की थी कि गठन तो हुआ था 1927 ईस्वी में, लेकिन भारत आगमन होता है 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, 1928। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। और कहाँ करते हैं ये भी याद रखें, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। इसके बाद नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उस समय जो वायसराय था कौन था, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में सर्च करें ट्रिक पॉइंट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। थैंक यू।